सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो उसमें 2019 सेट नंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और बता दूं इस प्रश्न में वही प्रश्न यानी कि इस अनसोल्ड में वही प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से सही है और आने के चांस है, वही प्रश्न कराएंगे। ठीक, और जो ठीक नहीं लगेंगे हमें उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, ये बहुपद दिया हुआ, ठीक है, इसके शून्यक हैं तो इसके में गुणनखंड काट के एक्स के मान बताने हैं। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है, यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न है हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड काटने हैं हमें। ठीक है, चलिए समझिए। तो देखो 3 एकम 3 और 3 में से घटा देंगे 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस का 1x और माइनस का 3 बराबर 0 ऐसे करके। ठीक है, ये एक बना हुआ हमारा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और बराबर 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, फिर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों जो x के मान निकले हैं हमारे 3 कामा माइनस 1, ये दो हमारे शून्य हो गए या कह दो आप मूल हो गए। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो परिणाम हमारे पास 2 होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 डाल के लिखेंगे कुल परिणाम। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो जो कुल परिणाम होते हैं 2 होते हैं, हेड और टेल। ये तो उसने पूछा शीर्ष आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे PE बराबर। देखो प्यारे बच्चों, ये शीर्ष कहलाता, जो हेड होता है ना, हेड कहलाता शीर्ष और टेल कहलाता पूंछ। अगर नहीं पता तो लिख लो, ये कहलाता है शीर्ष और टेल कहलाएगा पूंछ आपका। ठीक है, पूंछ, ये चीज ध्यान रखना। तो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो प्यारे बच्चों शीर्ष एक ही तो है, तो यहाँ पे 1 और बटा ये होता अनुकूल परिणाम, यानी अंश में लिखा जाता अनुकूल परिणाम और नीचे लिखा जाता कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितना है? 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये अब इसमें से हम क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर। चलो ए कर लो, यहाँ पे ए है तो ए। अब प्यारे बच्चों इसका मान 1 होता है, इसका मान होता है 1, तो ये 9 गुणा 1 तो बचेगा हमारा 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा सी सही। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, तो यहाँ पे हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से ये कितनी दूर है? 2, तो ये 2 लिखा जाएगा। फिर ये नीचे की तरफ आएंगे तो 3, ये वाली रेखा प्लस की होती है और ये वाली रेखा माइनस की होती है, तो 2 कामा माइनस 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न नंबर 5। अब प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर 5 है, जरा एक चीज देखना जरा ध्यान से। देखो जैसे ये त्रिभुज है हमारा, ये वाला हमारा त्रिभुज है। अब यहाँ से एक रेखा खींचेगी, ऐसे की ये रेखा खींचेगी, तो यहाँ पे जब ये से लंब तो नहीं कह सकते हैं, यानी कि कोण ए से एक रेखा खींचेगी इस प्रकार ये, तो ये दूरी और ये दूरी कितनी है? देखो 2/4, ये 2/4 है, तो इसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 का अर्थ होता है बराबर बराबर भागों में बांटती है ये। तो जैसे कि यहाँ से ये रेखा खींचेगी तो प्यारे बच्चों देखो 1/2, यानी कि 1/2 का अर्थ है, अरे भैया 1/2 का अर्थ है इसको समद्विभाजित करती बराबर बांटती है।
1/2 का अर्थ है इसको समद्विभाजित करते, तो ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। जब यहाँ पे ये यानी इतने बटा इतना 1/2 हो गया ना, जब ये 1/2 हो जाए, जब ये 1/2 हो जाए तो जो AD है ना हमारा, AD कोण को समद्विभाजित करती है। और समद्विभाजित का अर्थ है ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और जब ये बराबर हैं तो इनका अनुपात ज्ञात कर। जैसे मान लो हमने क्या 30 और 30 के हैं, ये दोनों 30 के हैं, तो भैया 30/30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 अर्थात 1:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। एक बार प्रश्न को फिर देख लीजिए आप। देखो ए से AD खींचा गया, AD खींचा गया, तो यहाँ पे BC के 2 भाग हो गए हैं। इस BC के 2 भाग हो गए, 1 2 ये और ये। अब इनको हमने क्या कर लिया, इसको मैंने अनुपात में लगाया। जब अनुपात में लगाया तो 1/2 निकला, तो 1/2 निकले तो समझ लो जो AD है, ये AD कोणे को समद्विभाजित करती है। जो AD है वो कोणे को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ? x लिखा है, ये x लिखा है। तो यहाँ पर देखो x लिखा तो शून्यकों की संख्या होगी। तो पहले ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाला हमारा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, तो ये देखो x को कितनी बार काट रहा है? देखो 1 2 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 हमारा। एक साधारण पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, एक साधारण पासा कोई सा भी हो, उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कुल परिणाम जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो प्यारे बच्चों कुल परिणाम होंगे 6। 1 2 3 4 5 6। अब प्रश्न कह रहा 3 से बड़ी, देखो एक बार प्रश्न दिखा दें। 3 से बड़ी प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से बड़ी, तो देखो 3 से बड़ी यही तो संख्याएं हैं, यही तो संख्याएं हैं। तो लिखेंगे PE बराबर, ये कितनी संख्या? 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 3 है, और टोटली संख्याएं कितनी है? ये 6 हैं। तो 3 1 3 3 2 6, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। हो गया हल। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर हमारा 8 है। तो यहाँ पे देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है। फिर यहाँ पे देखो PQ कितना है? 1 है। तो PQ कहाँ पर? ये वाली भुजा 1 हो गई हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद BC कितनी है? BC ये वाली भुजा पूरी 3 है। अब यहाँ जरा ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा कितनी है? 1 है, तो ये कितनी होगी? 1 होगी, ठीक। अब ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 3 है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी। ये वाली भुजा कितनी होगी? 3 होगी, और 3 में से 1 की लिख दिया, तो ये 2 बची हुई है। तो इसने पूछा AP और PB, तो देखो AP और PB, तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? अरे भैया AP 1 और PB 2, तो 1:2, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा विकल्प, ठीक। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9 कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ sin थीटा बराबर 4/5, sin थीटा बराबर 4/5, तो cos स्क्वायर का मान कितना होगा ये बताना हमें। चलिए समझिए, देखिए तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, नंबर है हमारा 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा बराबर है 4/5, और हमें cos स्क्वायर का मान निकालना है, cos स्क्वायर का मान निकालना। अब एक काम करिए, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा निकल के, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा बराबर 16/25, ठीक। हमें cos स्क्वायर का मान चाहिए। अब sin स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस, sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों cos स्क्वायर को उधर भेज दो और 16/25 को उधर ले आओ, तो 1 माइनस 16/25 और बराबर cos स्क्वायर। अरे भैया इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, इसका इसमें 25 माइनस 16/25,
25 और बराबर कॉस स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाएंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा हमारा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/25। ये इसका आंसर आ गया। और चाहो तो भैया इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हो, वहां से भी निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा है 10। अभाज्य गुणनखंड विद द्वारा 6, 72 और 120 का मासा कितना होगा। तो देखो मासा क्या होता है, एक इन चार विकल्पों में से एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों संख्याएं कट जाएंगी। देखो 20 का भाग लगाएंगे तो 20 का भाग 120 में चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। 14 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, एक ऐसी संख्या बताओ ये तीनों संख्याएं कटें, भाई मासा होता है। अब ये 4 का लगा, तो अगर 4 का भाग लगाओगे तो प्यारे बच्चों 4 का भाग 72 में जाएगा और 120 में जाएगा, लेकिन 6 में नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये बचा हुआ 6, तो 6 का भाग इन तीनों संख्याओं में लग जाएगा। तो देखो 6 कन 6, 6 कन 6, 6 दूनी 12, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कटेगा और ये भी 6 से कटेगा, तो मासा हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 10 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 है बहुपद, यानी ये बहुपद दिया हुआ में बहुपद का योगफल कितना। तो बहुपद का जो योगफल होता है प्यारे बच्चों -b/a होता है, -b/a। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखिए, तो इसमें देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसको समानुपात में लगा दो। कैसे लगाएंगे, देखो पहले ही इतना बटा इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x + 3 और बटा ये लिखेंगे 3x + 19, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम, और जो हटा दूं मैं, फिर इतने बटा इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 3x + 4 इतना। अब इसको हल कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो देखो जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और प्लस 19x हो जाएगा। जब इधर से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x² और प्लस 4, तो ये 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, 3x² से 3x² चला जाएगा हमारा। ये यार हमें तो लग रहा कि गलत हो गया ये। x + 3 और 3x + 19 था ये, x और 3x + 4। ठीक, जब इसको हल करेंगे इसका इसमें करेंगे 3x²। अच्छा पहले इधर से किया 3x² और ये 19x हो गया। अच्छा हाँ थोड़ा रह गया था, तो x का इसमें करेंगे तो 3x², फिर इस x का 4 में करेंगे तो 4x होगा। तो पहले 4x कर ले थोड़ा, 4x। अब 3 का करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, प्लस का 9x, फिर 3 चौक 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 13x और 13x इधर लाएंगे तो 19x माइनस का 13x और बराबर उधर बचेगा 12 फिर हमारा। तो यहाँ पर बचेगा 6, तो 6x बराबर 12, तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 निकलेगा हमारा। तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न आप। द्विघात बहुपद के कौन से शून्य होंगे ये बताना। चलिए देख लो इसको भी भैया। बहुपद 13 नंबर है हमारा, यहाँ पे लिख लो 13। तो यहाँ पे है 2x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। तो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 1 मिले, तो यहाँ पे जाएगा 2x² माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 और बराबर 0। तो 2x माइनस 3 और x + 1 बराबर 0। तो पहले इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 3/2 निकलेगा, और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा -1। देखो ये वाले विकल्प कहाँ मिल रहे हैं, तो 2/3 और ये -1, 2/3 -1, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 देख लीजिए।
एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 1 3 5 7 का नौवां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका नौवां पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ए बराबर हमारा 1 है और डी बराबर 3 माइनस 1, तो डी बराबर मिलेगा 2। तो नौवां पद लिखा जाता है A9 बराबर ए प्लस 8D, इस प्रकार। तो इसको ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2 है। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो जोड़ेंगे तो इसको कितना 17 हो जाएगा हमारा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। 15 नंबर है 5,4 और 3,6। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मान लगा दीजिए x1 का मान 5 है, x2 का मान 3 है बटा 2, y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है बटा 2। तो हो जाएगा 8 बटा 2 कामा 10 बटा 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कामा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें विकल्प जो मिलेगा हमें बी मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, इसमें ए बी की माप ज्ञात करनी है। तो देखो 12 का वर्ग 144, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 13 का वर्ग होता है। हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 है हमारा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दोनों बता दें आपको, हम थोड़ा अलग से बता दूं। प्रश्न नंबर 17 जैसे कि ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, ये थीटा बना हुआ हमारा, ठीक है। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है। अगर यहीं पे बाहर वाले का क्षेत्रफल इसका निकालना है, आपको इसका बाहर वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस थीटा और बटा 360, इस प्रकार पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा और बटा 360। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ये वाला। अगर आपको इसका ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर ऊपर वाला निकालना है, दीर्घ वाला निकालना है, तो सूत्र ये रहेगा हमारा। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए समझिए इसकी बात को भैया। प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो बेलन के आधार का परिमाप दिया हुआ है, बेलन के आधार का परिमाप होता है 2 पाई आर और बराबर है हमारा 44, ठीक, सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। तो प्यारे बच्चों देखो इसका मान कितना दिया हुआ है, अरे भैया 2 पाई आर का मान, इसका मान कितना है, इसका मान 44 है, और बचा एच का मान 2 है, तो गुणा करा देंगे तो ये निकलेगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 है, उसको देख लीजिए अब आप।
प्रश्न नंबर 19 है हमारा। तो देखो यहाँ पे 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27 की माध्यिका कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज देखिए आप, यहाँ पे प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर है। देखो यहाँ पर भी हर जगह 2 2 का अंतर है, और इसकी माध्यिका यानी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो बीच में कौन है, 21 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर हमें मान बताना है ए ओ बी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे आप, कोण ए ओ बी और प्लस 110 और बराबर 180 अंश। अरे भैया हम आपसे कह रहे हैं ना, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ये वाला जोड़ दो और प्लस ये बराबर 180 अंश। अब 110 को उधर भेजो, तो कोण ए ओ बी बराबर निकलेगा हमारा 70 अंश। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए भैया खंड बा पे, विस्तृत प्रश्न है हमारे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको जरा ध्यान समझना, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है हमारा, यहाँ से खंड चालू हो गया है बा। तो प्रश्न नंबर पहले का तो देखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे यार प्रश्न ही लिख दिया हमने, संख्याओं का योग। अब ये बताओ, देखो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये संख्याएं हमारे पास कितनी होंगी प्यारे बच्चों, संख्या हमारे 100 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो n बराबर 100 हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है योग बराबर n और n प्लस 1 और बटा 2, ये सूत्र होता है। n का मान कितना 100 है, 100 लगा दीजिए। फिर यहाँ पर भी 100 रहेगा, कोष्ठ लगा लो, और प्लस 1 और बटा 2, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो 50 गुणा 101, जब इसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 50 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक काम करिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद है प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका एक और बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा समझिए। देखो वैसे अगर अपने हाई स्कूल के लेवल से लगाओ, सवाल बड़ा है थोड़ा, और वैसे ऐसे लगा दो, कोई माइक का लाल गलत नहीं करेगा, आपको बता रहा हूँ, समझिए। इसकी दूसरी विधि क्या है, जैसे कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करिए। मान लो ये प्रश्न है आपका, तो आप क्या करेंगे, तो ये 40 है, तो n का मान इसमें 40 हो जाएगा, n का मान 40 हो जाएगा, तो योग बराबर, और ये हमारा सूत्र है n और n प्लस 1 और बटा 2, n की जगह पे 40 लगा देना आपको, तो जाएगा 40 गुणा, कोष्ठ लगाइए, 40 प्लस 1 और बटा 2, 2 नीचे हमेशा रहेगा, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणा 41, गुणा करा दीजिए इसमें, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और ये 0, इसका आंसर इतना हो गया। ठीक है, दूसरा समझ लो भाई, अगर यहीं आपसे पूछे 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 20 हो जाएगा, n का मान 20 हो जाएगा, तो सूत्र लगा देना योग बराबर n और n प्लस 1 और बटा 2, n की जगह 20 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 20 और 20 प्लस 1 और बटा 2, तो हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 10 हमारा, तो 10 और गुणा 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। अगर हाई स्कूल से चाहो तो बताओ हाई स्कूल से लगा दें। चलिए हाई स्कूल लेवल से देख लो कैसे लगाते हो, वो भी देख लीजिए आप। अब जो आपको पसंद आए भैया वो करिए आप। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 100 तक, तो यहाँ पर AP बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, AP, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश प्लस 100 तक, इसका हमें करना योग ज्ञात। अब देखना भाई हाई स्कूल की तरफ से कैसे लगाते हैं। तो देखो ये तो मान हो गया प्यारे बच्चों A का, तो A बराबर तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब वो D का मान,
अब ये जो होता है ना लास्ट वाला, ये अंतिम पद होता है एल का मान। ये मान किसका होगा? एल का मान होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एल बराबर 100। ठीक, एल बराबर 100। अब इसके बाद ये कितने पद होंगे? ये सभी पद होंगे प्यारे बच्चों हमारे 100 पद होंगे। तो एन का भी मान हो जाएगा हमारा 100। तो एक सूत्र होता है एस एन बराबर, अगर आपको याद हो, एन बटा 2 ए प्लस एल, ये सूत्र होता है हमारा। मान लगा दीजिए, एन का मान यहाँ पे 100 है बटा 2, ए का मान 1, ए का मान 1 और एल का मान 100 है, अंतिम पद। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 50। तो 50 और ये हो जाएगा हमारा 101, इस प्रकार। तो जब गुणा करेंगे तो ये भी हमारा यही निकल के आएगा, इतना। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भैया जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा, इसका खा खरगोश इसका समांतर माध्य आप लोग अपने आप निकालिए। और बढ़िया देखो, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक प्रत्येक बच्चे को निकालना आना चाहिए भाई। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक, अच्छी बात है भाई। समकोण 90 अंश कहलाता है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 यूज करना हमें। चलिए समझिए इसकी बात को भाई। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का, गा। तो यहाँ पे दे रखा है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, तो पहले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। दीर्घ का बाद में करो, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है हमारा। चलिए मान लगा दो इसमें। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 10 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और थीटा का मान 90 है और बटा 360 और माइनस 1/2, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और साइन और थीटा का मान 90 है तो यहाँ पे 90 लगा देंगे। हल करिए इसको। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 90 एक 90, 90 चौको इतना हो जाएगा और 100 का गुणा ऐसे में करेंगे तो दशमलव चला जाएगा। तो 314/4 माइनस, अब साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है और ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 इतना। तो यहाँ पर ये बचेगा 50 गुणा 1। अब इसको हल करेंगे, 2 से काट दीजिए इसको, 4 से ही काट दो इसको। जब इसे 4 से काटेंगे तो देखो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचेगा 3 हमारा, 3 34 से गया और 34 हो गया तो 4 अट्ठू 32.4 और माइनस ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसी में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ गलत तो नहीं हो गया यार? ये 50 है, एक काम करके देख रहे हैं हम, इसका इसमें भाग पे लगा के देख लें यार। हम इधर 4 का भाग लगाएंगे 314 में, 4 सत्ते 28, यहाँ बचा 3, इसका ले लिया उतारा 4 और 4 अट्ठू 32, यहाँ पे बचा 2, यहाँ रखा दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0 और 4 पंजे 20, तो इतना आएगा। और फिर 50 घटाना है हमें,
हाँ सही है, बिल्कुल ठीक, सही है, हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर हमारा, हाँ इसी में एक और है प्यारे बच्चों। अब इसमें ये तो हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, अब निकालना दीर्घ वृत्तखंड इसका। तो ये नंबर 1 डाल लो यहाँ पर और नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा देते हैं, ठीक है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का, चलो लिख दें वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझना, देखो आप चाहो तो ये हिंदी मत लिखना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है हमारा 28.5। पहले हिंदी लिख लीजिए आप, ठीक, सही रहेगा। तो पाई का मान 3.14 और आर का मान हमारा कितना, आर का मान भैया यही तो है 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, माइनस 28.5। इसको हल करिए, तो जब इसको हल करेंगे तो इसका दशमलव चला जाएगा तो 314 हो जाएगा, माइनस 28.5। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाते हैं हम। तो 314.0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर लिखे 28, इधर लिख दें 5, घटा दो ढाई लेके, तो यहाँ से ढाई लो, यहाँ पे 10 और 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे रह गया 3, यहाँ से ढाई लो 13, 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ पे रह गया 0, ये 30 हो गया, और 30 में से 2 जाएगा तो 28 बचेगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर निकलेगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कहाँ पर है इसका आंसर, हाँ ठीक सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अब आप। अब प्रश्न नंबर घड़िए, ये तो आप कर ही लोगे यार, सवाल बढ़िया सवाल है ये, चलो करा दूं, फिलहाल आप कहाँ ढूंढेंगे इसको। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 2 घन है हमारे पास, ठीक, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, देखिए, यानी 2 घन है जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर है पहले का घ। तो प्यारे बच्चों 2 घन है हमारे पास, ठीक, एक घन ये है मान के चलो आप, और एक ये घन है, और दोनों आकार में बिल्कुल समान एक जैसे हैं ये, ठीक है। ये इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है, इसकी भुजा भी ए है और इसकी भी भुजा ए है, दोनों बराबर हैं घन। तो घन का आयतन लिखेंगे आप नई लाइन से, घन का आयतन बराबर 64, और घन का आयतन होता है भुजा की, यानी ए पे पावर 3 बराबर 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3, तो घात से घात चली जाएगी, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकलेगा। तो प्यारे बच्चों इस घन की जो भुजा निकली है, यानी इन दोनों घनों की भुजा, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। अब इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया, इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया। चलिए मिलाया तो क्या बना देखो, इन दोनों घनों को आपस में ऐसे करके मिला दिया गया इस प्रकार। अरे भैया ये दूर दूर है, दोनों को आपस आगे बढ़ा दिया तो ऐसे मिल गए, तो ये वाली भुजा 4 है तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई, तो पूरी, यानी दोनों घनों को मिलाने पर प्यारे बच्चों जब 2 घन मिला दिए गए तो ये घना बन गया। तो जब ये 4 4 तो इसकी लंबाई होगी कितनी, 8 हो गई, ये इसकी 4 ही रहेगी और इसकी ऊंचाई ये भी 4 रहेगी। तो यहाँ पे जो एल बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, और बी बराबर 4 सेंटीमीटर रहेगा, और एच बराबर भी हमारा 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये 2 घनों को मिलाने पर एक घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो नई लाइन से लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2LB BH और HL, मान लगा दीजिए, 2 एल का मान 8 और बी का मान 4 प्लस 4 गुणा, सॉरी बी का मान 8 होता है, यहाँ पे 8 लगाओ,
8 गुणा 4, गलत हो गया क्या? HL LB BH, अच्छा हाँ बी का मान, हाँ सही, बी का मान कितना, बी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 ही लगेगा, 4 कर लीजिएगा, ठीक है। अब 4, तो 4 गुणा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 8। तो प्यारे बच्चों 4 गुणा 4 है यहाँ पे, ठीक, ध्यान रखना आप लोग। तो ये 2, ये 8 चौक 32 और प्लस 16 और प्लस ये हो जाएगा 32। अब इनको जोड़ेंगे तो 2, तो 32 32 64 हो जाएगा। अरे भैया 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। और इसका जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 दूनी 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न हल। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा नोट कर लीजिए, पूरा देख लीजिए आप। और प्यारे बच्चों, बस छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप। अगला प्रश्न देखिए, अब इसका प्रश्न नंबर 5वां है। पांचवें में लिखा हुआ है 2 3x² माइनस का 2 अंडर 6x और प्लस का 2 बराबर 0। इसके गुणनखंड काटने हैं हमें, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया, एक काम करो ना, आपके और चक्कर में पड़ो, सीधा चाल लगा दीजिए ना इसमें, आप सीधा चाल लगाओ, ठीक है। वो समझ में आ गई, ये भी समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2 अंडर 6 और c बराबर हो जाएगा 2। तो ये तो मान तो समझ में आ गए आपको। अब d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। चलिए हल करिए, b का मान है माइनस का 2 अंडर 6 और इसका होल वर्क कर देंगे माइनस 4 गुणा a का मान 3 और c का मान 2 है। अब देखो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इसका अंडर हट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा, माइनस 4 तो 12 और 12 दूनी 24। लो इससे ये कट गया, तो d बराबर हो जाएगा 0। और जब प्यारे बच्चों d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। मूल वास्तविक तथा समान, तो इसके मूल क्या क्या होंगे, देखो मूल तो माइनस b/2a और कामा माइनस b/2a, ठीक, मान लगा दीजिए। b का मान कितना है, देखो b का मान ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 अंडर 6 और बटा 2 गुणा a का मान कितना, a का मान 3 होता है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अब 2 से 2 कट जाएगा ये। अब इस 3 को क्या लिखेंगे, इस 6 को क्या लिखेंगे, इस 6 को लिख सकते हैं हम अंडर 2 गुणा अंडर 3 और इस 3 को लिख सकते हैं अंडर 3 और गुणा अंडर 3। कितना, और क्या क्या आंसर दे रहा है इसके, हाँ ठीक सही है। तो इससे ये कट जाएगा। और प्यारे बच्चों माइनस का चिन्ह जिंदाबाद, ये तो हटेगा नहीं, तो ये माइनस का अंडर 3 बटा, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अंडर 2 है और बटा अंडर 3। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे। जब इसको बिल्कुल सेम, क्योंकि मूल समान है, तो हमने एक मूल निकाल दिया माइनस का 2 अंडर 3। तो दूसरा मूल आपको ऐसे ही अपनी तरफ से इसी को देख के आपको लिख देना है। बस ये इसका आंसर हो गया, दोबारा दोबारा नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये इसके मूल है हमारे, ये इसके क्या मूल है, तो एक को हल कर दो, दूसरा ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि वही तो उतना ही तो आएगा, उसको हल करेंगे। चलिए देखने एक बार आंसर को मैच कर लें, या कहीं पे माइनस की गलती कर दी है मैंने, हाँ ठीक ठीक, अच्छी बात है। देखो अब b का मान माइनस में, सूत्र तो यही होता है मूल माइनस b/2a। अब देखो b का मान प्यारे बच्चों माइनस में है, ये b का मान माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये b का मान माइनस में लगाएंगे यहाँ पर। चलो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके, अब b का मान माइनस तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस प्लस, ठीक है। माफी चाहता हूँ भैया थोड़ी, ठीक है, गलती हो गई यार। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। अब इसके बाद माध्यक ज्ञात करिए। देखो माध्यक है ये वाला, अपने आप ज्ञात करिए, ठीक है। इसका जो 4 चम्मच है इसमें माध्यक अपने आप निकालिए। अब प्रश्न नंबर इसका अथवा करा दे रहा हूँ। चित्र में, चित्र भी दिया इसका क्या, हाँ ये दिया तो है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक, ये 110 अंश का है, तो यहाँ पे लिख लें, बेर बेर पलटना नहीं पड़ेगा हमें। पहले का चा और ये अथवा,
तो कोण बी ओ सी बराबर 110 अंश है। ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो कोण ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो समझिए, चलो आ जाते प्यारे बच्चों, देखिए जरा ध्यान समझना चीज को। देखो ये वाला कोण हमारा 110 अंश है प्यारे बच्चों, ये वाला कोण हमारा 110 अंश है, ठीक है। और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं हमारे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। कौन कौन से? एक ये वाला, फिर एक नीचे वाला त्रिभुज, ठीक। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमने लिखा हुआ है ओ ए बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ए बी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला। थोड़ा जूम कर लो तब दिखाऊं प्रश्न, देखो थोड़ा समझो। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न अभी मैंने पीछे बताया था कि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, पीछे बताया था हमने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालेंगे, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता, तो ये वाला 70 निकलेगा। और 70 निकलने के बाद इस वाले कोण को आधा कर दे, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं हमारे। चलिए देखो कैसे करते, देखना इसको करके दिखा दें हम आपको। तो पहले चित्र बना लें, प्रश्न नंबर है हमारा, हाँ चलो यार इधर भी दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। पहले का चाका और ये अथवा, तो इसमें पहले लिखो दिया है, इसमें जो दिया हुआ है हमें कोण बी ओ सी बराबर है 110 अंश, और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, सही लिखा हमने, ए बी बराबर ए सी। और प्यारे बच्चों ये वृत्त की स्पर्श रेखा है हमारी, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये बराबर का है, ठीक है, हमारी बराबर होती हैं। और ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है कोण ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए समझिए, अब इसको हल करेंगे। यहाँ से चित्र थोड़ा बना लूँ मैं। ये रहा हमारा प्यारे बच्चों वृत्त, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिलाया, और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये और ये हो गया। अब एक बात समझिए, देखो प्यारे बच्चों ये वृत्त का यानी ये स्पर्श बिंदु है हमारा, ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श का बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण 90 अंश के होते हैं, ये 90 अंश का होगा और ये 90 अंश का, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो कोण दिया हुआ है, ये वाला जो कोण है प्यारे बच्चों हमारा 110 का है, कितना? 110 का है ये। तो इन दोनों कोणों का योग, यहाँ पे है क्या क्या नाम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, हल करके लिखेंगे हम, तो कोण बी बी ओ सी और प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। अब इसका मान 110 है, तो 110 और प्लस कोण बी ए सी बराबर 180। अब 110 को उधर भेजो, कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 110, तो कोण बी ए सी बराबर 70 अंश, इतना निकल के आएगा 70 अंश। और जो हमसे पूछा गया अब ये लिखेंगे, तो कोण ओ ए बी और बराबर इसको आधा कर देंगे, ठीक है, कोण बी ए सी बटा 2, और इसका मान कितना? 70 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 70 बटा 2, तो आंसर निकलेगा 35 अंश हमारा, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम हटा दूं, देख लीजिए आप प्रश्न को। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, तो प्रश्न नंबर दूसरे का क्या है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे LHS cos A माइनस साइन A प्लस 1 और बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब इसका हर का परमेकरण करेंगे, ठीक है। तो समझिए, तो आप लिखे cos A माइनस
साइन ए प्लस 1 और बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए और प्लस साइन ए और प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, यहाँ पे हम लगा लेंगे कोष्टक, ठीक है। और कोष्टक कहाँ लगाएंगे देखो समझो, इसमें यहाँ खाली कोष्टक लगा लो, ठीक। यहाँ पे कोष्टक लगा लो, इसमें भी यहाँ पर कोष्टक लगा लो। ये अरे चल जा भैया चल जा, यहाँ पे कोष्टक लगा लो, ये यहाँ पे लगा लो, ध्यान समझना, ठीक है इस चीज़ को थोड़ा देखो। और यहाँ पर भी लगाना चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे कोष्टक लगा लो, ऐसे करके, ये ऐसे करके। अब एक चीज़ देखना प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान समझना। देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हमारा यहाँ पे सूत्र बन गया है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान समझना चीज़ को, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें किया तो ये चीज़ बन गई। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का कॉस ए और माइनस साइन ए। अब देखिए, अब एक का गुणा इन तीनों में करेंगे, जब एक का गुणा इन तीनों में करेंगे तो यही तीनों लिख दिए जाएंगे, तो जाएगा कॉस ए और प्लस साइन ए और प्लस 1। अब बटा, अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारा होल वर्ग है हमारा, ये देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस ए और प्लस साइन ए का होल वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, तो एक का वर्ग एक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये हमारा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बराबर आपने सूत्र देखा होगा, चलो अभी देख लेना, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस और ये कॉस 2 कॉस हो जाएगा, 2 कॉस ए। अब बटा यहाँ पे ए प्लस बी का होल वर्ग खोल देना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और साइन ए और माइनस 1। इतना प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस, यहाँ पे गलती कर दी हमने, देखो ये वाला एक नहीं लिखा, तो यहाँ पे प्लस का एक छूट गया था, ठीक है। तो जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस ए और प्लस 1 और बटा, अब प्यारे बच्चों इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 व 3 की। थोड़ी गलती कर दी, देखो इतने का मान कितना होगा, इतने की जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हटाए दे रहे हैं, माफी चाहता हूँ, थोड़ी गलती हो गई, इसको हटाए दे रहा हूँ, ठीक। इसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और प्लस, बाकी ऐसे लिख लो 2 कॉस ए साइन ए और ये माइनस 1। अरे भैया ये इसका मान 1 हो गया ना, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, अब इससे ये कट गया और इधर ये 1 से 1 कट गया हमारा इतना। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो देखो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और बटा नीचे बचेगा हमारा यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस ए प्लस 1 बचेगा, बटा यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये कॉस ए प्लस 1 और बटा साइन ए। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे हम कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखो 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन कॉसिक होता है, पहले इसको लिख लो, ठीक है। 1 बटा साइन कॉसिक होता है, तो ये हो गया कॉसिक ए प्लस, और कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट ए। बस यही हमारा सिद्ध हो गया, तो नीला आंसर लिखो LHS बराबर RHS, ये हमारा हल हो गया। हिंदी से नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश।
प्रश्न नंबर हमारा खा खरगोश, एक धातु के घनाभ की विमाएं, देखो ये घनाभ की विमाएं है हमारी, ठीक है। तो इस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खा खरगोश। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन किसके बराबर है? घनाभ यानी घनाभ को क्या नाम है, घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LVH, और घन का आयतन होता है भुजा Q। तो यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई कितनी, यहाँ पे लंबाई है हमारी 100, और चौड़ाई है हमारी 80, और ऊंचाई है हमारी 64, और बराबर भुजा, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, घात 3 होगी, यहाँ पे घात 3 कर लीजिए, ठीक है। तो भुजा पर घात 3, घन का आयतन भुजा Q होता है। अब देखो एक काम करिए, ये वाला जीरो इसमें लगा दो, ये वाला जीरो इसमें, तो 1000 हो गया, 1000 गुणा 8 गुणा 64, और बराबर भुजा Q। अब ये 1000 किसका घन है? 1000 10 का है, और 8 किसका घन है? 2 का घन है, और 64 किसका घन है? ये 4 का घन है। इस पे घात 3 लगा दो दोनों के ऊपर, तीनों के ऊपर, ठीक है। और बराबर भुजा पे घात 3, तो घात से घात यानी घात से घात कट जाएगी। तो भुजा बराबर निकलेगा हमारा, कितना निकलेगा? 880 निकलेगा, 80 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा निकल के आ गई। और जब घन की भुजा ज्ञात कर ली तो हमें निकालना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नई लाइन से लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 और भुजा कितनी है? 80 है, 80 का वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 गुणा 8 8 64, और ये 2 जीरो लग जाएंगे। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 36 2 38, ये 2 जीरो, ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आ गया, ठीक। तो भैया उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर भी नहीं दिया उन्होंने, आंसर हाँ है, तो आंसर ठीक सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, ठीक। अब इसके बाद अगला देखिए आप, गमला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कैसे करने देखना उसको आप। तो जो गमला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी बहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। ये हमारा वृत्त से सवाल है, कैसे करते देखना इसको आप। तो नंबर दूसरे का है हमारा गमला। अब ध्यान रखना, तो पहले तो मैं बनाना एक वृत्त। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है, और ये आपको पटरी या प्रकाल की सहायता से ही बनाना, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का हमारा केंद्र है। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु मान लो ले लिया हमने P, ठीक। और ये स्पर्श मान लो यहाँ पर, ये स्पर्श बिंदु होगा हमारा ये, और ये, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे, और इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक। और इस ये वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी, और ये भी वृत्त की त्रिज्या, चित्र ये बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ लिख लो O। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी यहाँ से मिलाएंगे, तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें पर लिखो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा PB या BP, AP यानी AP और PB, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा PB 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। नई लाइन से लेकिन सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो हमारी ये स्पर्श रेखा है, यही दोनों बराबर हैं, यही सिद्ध करना, ठीक है। सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिए कैसे हल करते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे यही दोनों त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे, फिर एक त्रिभुज ये लेंगे,
ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम दिखाने में। तो त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में कौन कौन सा त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये लिया और एक त्रिभुज ये लिया हमने। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमें इसमें क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना कि दोनों भुजाएं बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर कब होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर कब होंगी, जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांसम होंगे तब। तो देखो इसमें लिखेंगे पहले त्रिभुज हमारा PAO ऊपर वाला त्रिभुज है। तो ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा हमारी इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AO बराबर BO। और प्यारे बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या हमारी है, वृत्त की त्रिज्या। और इसके बाद अब ये देखो स्पर्श बिंदु, अगर हमने पीछे प्रश्न हल कराए हैं तो आपको याद होगा। देखो ये हमारा स्पर्श बिंदु और ये केंद्र है। जब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोण 90 अंश का बनता है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का बनता है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यहाँ पर कोण A बराबर कोण B। अब ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ है, ये वाली रेखा कैसी उभयनिष्ठ है। और बराबर लिखना चाहो तो यहाँ पे 90 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PO बराबर PO, आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो नई लाइन से इसलिए त्रिभुज PAO सर्वांसम त्रिभुज PBO। और किसके आधार पे हो जाएंगे, देखो इसमें एक कोण है, दो भुजाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे SAS के आधार पे। जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम, और जब सर्वांसम होते तो संगत भुजाएं बराबर होते। तो लिखेंगे अतः PA बराबर PB। ठीक, ये हमारा हल हो गया। ठीक, और यही सिद्ध करना था हमें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांसम हैं, ठीक, तो संगत भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर गा के बाद घाघड़ी अपने आप करिए और यहाँ खाली भी अपने आप करिए। अब इसके बाद 4 चम्मच देखिए। यदि द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है कि शून्यकों में से एक शून्य -3 है, तो ये x का मान हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर -3 इसमें रखेंगे। तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान एक मान दिया हुआ, दूसरा x का मान निकालना है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे x बराबर -3 इसमें रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझना। तो यहाँ पर है ये x बराबर -3 रखने पर तो x की जगह पे -3 लगा दो। तो पहले तो लिखो k -1, यहाँ पे -3 लिखेंगे और उस पर घात 2 लगा देंगे, प्लस k, और इस x की जगह पे -3 लिखना है और प्लस का 1 बराबर 0। अब ये माइनस माइनस प्लस तो 3 का 9 हो जाएगा। तो k -1, तो यहाँ पर ये 9 और प्लस, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 3k हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है हमारा। ठीक है, और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से इस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9k माइनस का 9 और ये माइनस का 3k और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस 9 में से, अरे भैया बोलो तो, हाँ 9k में से 3k घटाएंगे तो 6k बचेगा हमारा। अब ये माइनस का 9 और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से इस 8 को उधर भेजेंगे तो k बराबर हो जाएगा, यानी 6k बराबर वो 8 हो जाएगा प्लस का, और 6 का भाग लगा दें, k बराबर हो जाएगा 8/6 इतना। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हम इतना हल करने के बाद 2 से काट दीजिए इसको। तो ये लिखेंगे हम 2 3 6 2 चौकू 8, तो k बराबर 4/3 इतना निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहो तो एक काम करिए, ये k का मान 4/3 निकल के आ गया। अब k का मान 4/3 इसमें दोबारा से लगाओ। ठीक, इसमें दोबारा से फिर लगाएंगे k का मान 4/3, तो समझो तो k की जगह पे 4/3 रखना है, रखने पर तो k की जगह पे 4/3 लगाना, तो 4/3 माइनस 1, यहाँ पे x² और प्लस 4/3 और यहाँ पर x + 1 बराबर 0। अरे भाई देखिए
यहाँ पर के की जगह पे जो मान निकाला है 4/3 वही लगा दिया हमने। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो इसका इसमें तो ये 4-3/3 और इसका हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 4x/3 और +1 = 0। अब यहाँ पर बचेगा x²/3, यहाँ पे एक रह जाएगा ना, फिर एक का यानी x² का गुणा एक में करेंगे तो x²/3, ये 4x/3 और +1 = 0, तो इसके नीचे एक कर लो। अब इन तीनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा 3, तो हो जाएगा x² + 4x। देखो इस x का भाग x में लगाएं, सॉरी इस 3 का भाग 3 में लगाएं तो एक बार जाएगा, एक का गुणा x² में करेंगे x² रहेगा, प्लस का चिन्ह। अब इस 3 का भाग इस 3 में लगाए तो एक बार जाएगा, फिर एक का गुणा 4x में करेंगे तो 4x रहेगा, फिर एक का भाग 3 में लगाए 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 रहेगा। ये भिन्न तो आपको आनी चाहिए भैया 0, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, इसको हल करिए तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 4x प्लस का 3 = 0। अब इसके गुणनखंड काट दीजिए, जब इसका गुणनखंड काटेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 3x और प्लस का x और प्लस का 3 = 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x + 3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x + 3 और बराबर 0, तो x + 3 और x + 1 = 0। अब यहाँ से x + 3 = 0 हो जाएगा और x = -3, ये तो हमारा प्रश्न में दिया ही था, और x + 1 = 0, तो x = -1, तो ये आंसर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये वाला तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो दूसरा पूछा था, दूसरा आंसर हो जाएगा x = -1, ये इसका हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, इसके बाद आगे बढ़िए। तो ये प्रश्न इसका आंसर दिया ही नहीं इसने, 4 चम्मच का अथवा दिया हुआ है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप, फिर अगला प्रश्न देखिए आप। 4 चम्मच का है ये यार, 49 तो कभी नहीं हो सकता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत है भैया। ठीक है, छोड़ दीजिए, वो गलत है, यही हमारा आंसर ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। यही हमारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, तो उसमें गलत दिया है। अब प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें प्यारे बच्चों ये हमारी थेल्सपर में है, ये हमारी थेल्सपर में। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए ये अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो ये हमारी थेल्सपर में है, और कैसे करेंगे इसको देखना, थोड़ी बढ़िया और ध्यान समझना चीज को। ठीक है भाई, तो प्रश्न नंबर हमारा है 3। तो देखो सबसे पहले तो बनाना हमें एक त्रिभुज, ये इस प्रकार, ठीक, यहां से ये इसका नाम लिख दो A B और ये C, ठीक, ABC। अब देखो इस वाली भुजा के समांतर, इस वाली भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार यहां से, तो ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो इसका नाम यहाँ पे नाम लिख दो D और यहाँ लिख दो E, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, इस त्रिभुज में यहाँ पे लंब डालेंगे, ऐसे करके यहाँ से लंब डालें, एक ये डालेंगे और एक ये डालेंगे इस प्रकार यहाँ से, तो ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा हमारा N, ये लंब हो गया। ठीक, इतना ये लंब, ये लंब। अब समझना, और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे हम, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, तो पहले लिख लो, इसमें दिया है, ये हमारी थेल्सपर में है भैया। ठीक, दिया है त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, चलिए समझिए, BC समांतर, यानी BC समांतर DE, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसके बाद इसमें सिद्ध करना है, तो नई लाइन से देखो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, मैं लिखेंगे यहाँ पर AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, इतना
अब यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उपपत्ति में एक चीज लिखेंगे, ठीक, रचना लिख लो पहले थोड़ी। रचना में क्या लिखेंगे, देखो ये लंब डाला हमने तो यहाँ पे लिखेंगे डी एन लंब, यानी डी एन लंब ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी। देखो ये डी एन लंब है ना, ए ई पर भी है और ए सी पर भी है, दोनों पे है, ये ध्यान रखना। तथा अब यहाँ पे लिखेंगे ई एम लंब ए बी खींचा, इतना। चल अब समझिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भैया नई लाइन से त्रिभुज ए डी ई, देखो ए डी ई में। अब सभी बच्चे ध्यान समझना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। तो प्यारे बच्चों देखो ये वाला सिस्टम देखिए, इधर वाला पहले आधार ये लेंगे हम, ठीक है। आधार ये देखो, पहले ये वाली भुजा करनी है हमें, ए यहाँ पे देखो ए डी और बटा डी बी। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा, इस त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो जिस भुजा पे लंब होता है, जिस भुजा पर लंब होता है वो भुजा आधार कहलाती है। तो ये वाली आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी और गुणा एम ई इतना, और ये समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डी बी आया, क्या डी बी, तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम ये। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर नई लाइन से, तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2। तो इसमें आधार ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी और गुणा, और इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। तो यहाँ पे एम ई, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को भाग लगा देंगे हम, तो नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अब समझिए इन दोनों का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज बी डी ई और बराबर बटे पहले 1/2 ए डी गुणा एम ई, इन दोनों को बटे में लगा रहे हैं, फिर 1/2 डी बी गुणा एम ई। तो प्यारे बच्चों 1/2 से 1/2 और एम ई से एम ई कट जाएगा। तो हमारा बचेगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज बी डी ई और बराबर ए डी बटा डी बी। और ये कर लो भैया समीकरण नंबर 3। अब आगे देखिए क्या होगा। अब फिर दोबारा से, अब ये वाला देखो, पहले हमने ये वाली भुजा ली थी, अब की बार ये वाली भुजा लेनी है हमें। तो फिर दोबारा लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई। तो नई लाइन से यहाँ से लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो अब की बार आधार इसका ये लेंगे, जब आधार ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई इंटू डी एन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए ई इंटू डी एन, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 4। अब ये त्रिभुज लेने के बाद अब देखो यहाँ पे ई सी आया, ई सी। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, ये इतना त्रिभुज ये, ठीक, ये त्रिभुज लिया जाएगा हमारा। तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे डी ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 आधार। अब देखो ये इसका आधार हो जाएगा, ठीक, आधार ई सी और गुणा इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। त्रिभुज ये लिया हमने ये, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम ई लिखेंगे, ठीक। यार थोड़ी गलती कर दी, हाँ सही तो है, हाँ ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ठीक, ये वाली ये हो जाएगी डी एन। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एन, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 4 भाग 5।
ठीक, यानी कि 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये वाली रहेगी चीज ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC और बराबर 1/2 AE गुणा DN और बटा 1/2 EC गुणा DN। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो और एक थोड़ा बात समझिए यहाँ पर, देखो यानी ये वाला त्रिभुज जो है ना, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल बराबर है एक इसका, तो इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे आपस में बराबर है। तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम एरिया त्रिभुज DEC बराबर एरिया त्रिभुज BDC, इनके क्षेत्रफल कैसे आपस में बराबर है। तो इसकी जगह पे ये लगा देंगे हम। तो पहले लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE और बटा इसकी जगह पे ये लिख देंगे हम एरिया त्रिभुज BDC और बराबर यहाँ पे बचा हुआ AE बटा EC। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब समीकरण देखो, ये समीकरण 3 और समीकरण 6 से देखिए तो प्यारे बच्चों जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता है। एक बात देखिए, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 6 है, तो जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखेंगे। तो देखो ये चीज़ बराबर हो गई हमारी, तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 3 तथा 6 से। तो जो चीज़ बराबर होती 6 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ये 6 होगा। तो समीकरण 3 तथा 6 से, यानी कि इससे और इससे देखेंगे तो जो चीज़ बराबर होगी उससे नहीं लिखा जाएगा। तो ये दोनों बराबर ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। बस हमें यही सिद्ध करना था, यही हल हो गया हमारा। ठीक है, और चलिए प्रश्न को पूरा करिए, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, थेल्स पर में है भैया हमारी ये। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का, अथवा इसको देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारा एक लंब है और एक ये लंब है और एक ये लंब, तो ये तीनों लंब है हमारे। जब ये तीनों लंब है तो तीनों यानी कि PA और QB और RC समांतर होंगे। तो ये वाली भुजा इसमें दे नहीं रखी थी, ये वाली भुजा X है और ये वाली भुजा Y है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, उसमें दिया है PA लंब, क्या दिया देखो, PA लंब AC तथा QB लंब AC और इसके बाद RC लंब AC। यानी ये तीनों लंब किस पर है, AC पर है। और जब प्यारे बच्चों ये कोण हमारे 90-90 अंश के हैं तो ये तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी आपस में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP समांतर, यानी AP समांतर हो जाएगी QB, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर और ये इसके समांतर है हमारी। तो यहाँ पे QB समांतर RC और ये भी समांतर है आपस में। ठीक है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो आप लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है, समांतर RC। और सिद्ध करना हमें, सिद्ध क्या करना वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y और बराबर है हमारा 1/z, ये सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा आपको पहले हम दिखा दें ट्रेला, तब आपको समझ में आएगा प्रश्न। ये देखो, जैसे मान लो एक हमारा त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं इसके समांतर है। मान लो ये दोनों भुजाएं इसके समांतर है, ABCD और ये दोनों, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको एक काम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE, क्या लिखेंगे, या ED बटा DA। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो आपको खाली एक काम करना है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है यार बोलो ना, हाँ क्या लिखना है, देखो ED और बटा, अरे भैया ED और बटा DA। फिर लिखना है आपको EC और बटा CB,
ई सी बटा सी बी ऐसे करके, या इसका दूसरा तरीका ये भी सही है हमारा। देखो हम समय के अनुसार कैसे भी लिख सकते हैं। पहले हमने आपको क्या बताया, हमने बताया इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईडी यानी इतना और बटा इतना, पहले इतना फिर इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए बराबर, जैसे इधर लिखेंगे वैसे इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ई सी इतना और बटा इतना ई बी, ऐसे करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज लेना है। देखो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कहाँ पर आएगा, ये आ रहा है एक्स, यही तो है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज है हमारा, पहले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, फिर लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेंगे हम, समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और एक बात आपको और पता होना चाहिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। और समरूप क्यों है, तो अच्छा देख लीजिए। देखो पहले ये वाला त्रिभुज ले लें, बड़ा वाला। एक काम करो, छोटा वाला त्रिभुज ले लो, पहले ये वाला ले लो। तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज QBC में QBC, तथा ये वाला त्रिभुज लिया। अब ये बड़ा वाला PAC, त्रिभुज PAC में ये दोनों त्रिभुज ले लिए। प्यारे बच्चों ये कोण कितना, 90 का, और ये कितने का, 90 का है। तो यहाँ पे लिख लो कोण B बराबर कोण A बराबर 90 अंश हो गया। अब इसके बाद ये वाला कोण हो गया हमारा उभयनिष्ठ। ये कोण कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे लिखो कोण C, यानी पूरा लिख लो QCB और बराबर कोण PCA। अरे भैया QCB फिर ये पूरा कोण PCA है तो वही कोण, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो प्यारे बच्चों दो कोण पे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज QBC और समरूप त्रिभुज PAC, और किसके आधार पे, AA के आधार पे, एंगल के आधार पे समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगे। तो देखो इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है, तो इसका नाम क्या है QB, और इसकी ऊंचाई ये है, इसका नाम क्या है PA बराबर इसकी ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई बटा इसकी ऊंचाई। अब इसका आधार ये है BC, तो यहाँ पे लिख लो BC, और बटा इसका आधार ये है, पूरा आधार ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AC। अब इसका मान कितना है, QB का मान Z और इसका मान X, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Z बटा X बराबर BC बटा AC। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार अब देखो समरूप नहीं दिखाएंगे हम, अब त्रिभुज कौन कौन से लेंगे। तो यहाँ पे देखो बाई है, तो प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, पहले ही छोटा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इधर वाला, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, और दोनों समरूप है ये बिल्कुल हमारे। अगर दिखाना चाहो तो आप ऐसे चलो बिल्कुल दिखा दो, थोड़ा कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो यार। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे ABQ तथा त्रिभुज ACR में हमने कौन से त्रिभुज लिए, एक ये त्रिभुज लिया और एक ये त्रिभुज लिया। तो देखो प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश है हमारा इधर वाला, और ये भी 90 अंश है। तो लिख लो कोण ABQ और बराबर कोण ACR और बराबर 90 अंश है। अब ये वाला कोण उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ये कोण है ना इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण QAB, तो कोण QAB और बराबर कोण RAC, वो आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसलिए त्रिभुज ABQ समरूप त्रिभुज ACR। और जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है और किसके आधार पे, AA के आधार पे होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो पहले इसकी भुजा ले लो, फिर इसकी भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे QB या BQ बटा, अरे भैया इसकी ऊंचाई लेंगे तो फिर इसकी ऊंचाई लेंगे हम, बटा RC और बराबर इसका आधार AB है, तो यहाँ पे AB लिख लो,
और इसका आधार क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख लो। अब इसका मान कितना है, क्यू बी का मान जेड हो तो यहाँ पे जेड, और आर सी का मान बाई तो यहाँ पे बाई बराबर ए बी बटा ए सी। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो नई लाइन से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे जेड बटा एक्स प्लस और जेड बटा वाई, इन दोनों को देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाला राइट में जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी बटा ए सी और प्लस ए बी बटा ए सी। अब यहाँ से जेड कॉमन लेंगे, जब यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई, और बराबर देखो इसके हर समान है। जब ये हर समान है तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस ए बी और बटा ए सी। अब प्यारे बच्चों ने खोपड़िया की ताली खोल लो भैया अपने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी और प्लस ए सी। अरे भैया ए बी और प्लस बी सी, तो ये पूरा ए सी हो जाएगा ना, इसकी जगह पूरा ए सी लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी लिख देंगे। तो ये जेड 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई और बराबर ही हो जाएगा ए सी बटा ए सी। तो इससे ये कट जाएगा, तो जेड 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1। अब ये गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा जेड। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न का हल हो गया, ठीक। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए, आगे बढ़िए जल्दी से। और प्यारे बच्चों आप भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लेना आप, ठीक है। चलिए भैया, अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका समाधान मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक मीनार के आधार से, सॉरी माफी चाहता हूँ, चौथे का अर्थ हुआ, हाँ प्रश्न नंबर ये आ गया चौथा। तो इसमें हल करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न तो आपने देख लिया, कैसे करेंगे देखना है इसको आप। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना इस प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स माइनस 2 बटा एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, सॉरी 2 है यहाँ पर, और माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखना, अब इसकी जगह बाई मान लें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर बाई, इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, छः नंबर में सवाल है यार ये। जब इसकी जगह बाई मान लिया, अब इसके दोनों पक्षों को पलटो, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बराबर 1 बट्टा बाई, यही दोनों मान लगा देंगे, ठीक। रखने पर इसकी जगह पे बाई लगाएंगे और इसकी जगह पे 1 बट्टा बाई लगाएंगे, मान लगाइए। तो हो जाएगा ये बाई प्लस 3 और यहाँ पे 1 बट्टा बाई और माइनस का 4 बराबर 0। तो बाई का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये बाई स्क्वायर प्लस 3 और बटा बाई ऐसे करके, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो बाई स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 बाई हो जाएगा और बटा बाई बराबर 0। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 करो, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये बाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 बाई और प्लस का 3। अरे भैया थोड़ा क्रम से लगा दिया हमने, इसका इसमें कर लो, 0 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड काट दो, जब इसके गुणनखंड काटेंगे तो ये बाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर, और ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और माइनस का x, और बाई होगा ना, बाई है तो बाई लिख लीजिए, यहाँ पर हमने x लिख दिया, और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई कॉमन लेंगे, जब बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस का 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन मिलेगा तो बाई माइनस 3 और बराबर 0। तो बाई माइनस 3 और बाई माइनस 1 बराबर 0। तो पहले इसको उठाइए, तो बाई माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजो तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब प्यारे बच्चों बाई का मान जो हमने लिया था, बाई का मान हमने यही तो लिया, तो बाई की जगह पर दोबारा से फिर यही वाला मान लगा दो।
तो बाई की जगह लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर, और तेरी की 2 है यार यहाँ पर 3, इसके नीचे एक कर लो कैसे गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 3x प्लस 6 बराबर x माइनस 2। अब x को उधर ले आओ, 6 को उधर ले जाओ, तो 3x माइनस x और बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का ये 2 है और इधर जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर माइनस का 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर निकलेगा माइनस का 4। एक आंसर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, यहाँ से दोबारा चालू करेंगे। पहले ये उठाएंगे तो y माइनस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजो तो y बराबर 1 हो जाएगा, फिर y का मान दोबारा यही फिर लगा दो दोबारा से, तो ax माइनस 2 और ax प्लस 2 बराबर 1/1, कैसे गुणा करी तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस 2 बराबर x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x से x कट जाएगा हमारा, जब ये x से x कट जाएगा तो 2 बराबर माइनस 2, तो यानी कि यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, तुम्हारा x का मान ये वाला सही हो जाएगा, x बराबर -4, ये इसका आंसर है। ठीक, क्योंकि ये हमारा रैखिक समीकरण है एक। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। नहीं रैखिक नहीं, द्विघाती समीकरण है प्यारे बच्चों, वहाँ पे चाहता हूँ द्विघात समीकरण है, तो दूसरा मान नहीं निकलेगा, इसमें एक ही मान निकलेगा हमारा, x बराबर -4, यही इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न करिए जल्दी से आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का अथवा। तो प्रश्न नंबर चौथे का अथवा, दो संख्याओं का अंतर 2 है और इनके वर्गों का योगफल 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्याएं हमारी हैं x तथा y, तो इनके वर्गों का योगफल, तो x² प्लस y² बराबर हो गया हमारा 34। अब इनका अंतर, तो x माइनस y बराबर, इनका अंतर है हमारा, अंतर है 2, अंतर 2 है। ठीक है, चलिए अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसको हल करेंगे हम भैया। चलिए समझिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस वाई का होल वर्ग और बराबर ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, तो हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस का 2xy और बराबर 4। अब देखो x² प्लस y² का मान कितना 34 है, तो यहाँ पे 34 लगा देंगे, तो 34 माइनस 2xy और बराबर 4। अब 34 को उधर ले जाओ तो माइनस का 2xy बराबर हो जाएगा 4 माइनस 34, तो माइनस का 2xy बराबर माइनस का यहाँ पे बचेगा 30, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 एकन 2, तो ये 15 हो जाएगा, तो xy बराबर निकलेगा 15। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात समझना, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, फिर गुणनफल कितना 15 है, गुणनफल कितना 15, तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 15 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले, तो देखो 5 3 15, गुणा करेंगे तो 15 है, घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, तो x बराबर 5 लिख देना है और y बराबर 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए प्रश्न आप। प्रश्न नंबर 5वां हमारा, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियां a मीटर और b मीटर पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोण पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतनी है। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 है हमारा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये हमारी एक सीधी रेखा है और ये हमारी एक मीनार है। ठीक है, तो एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए दूरी और बी दूरी, तो ये ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी है हमारी, ठीक, ये वाली दूरी ए है, फिर ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये बी है, तो एक कोण ये हमारा और एक कोण ये है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण है। कोट पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है कोट पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कर लो
ये वाला कर लो थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा ये वाला। अब ये कर लो एच, तो यहाँ पे ए बी सी और डी। तो प्यारे बच्चों चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, थोड़ा लिखने यहाँ पर, माना पेन खत्म हो गया यार। तो यहाँ पर लिखेंगे, पेन भी तो नहीं है दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना सी डी एक मीनार है, माना सी डी एक मीनार है, ठीक है, सी डी एक मीनार है। तो समकोण त्रिभुज, और सिद्ध क्या करना है हमें, लिख दो, वो भी लिख दो भाई, ये सिद्ध करना है, यानी एच बराबर अंडर रूट ए भी निकालना, ये सिद्ध करना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और बराबर एच बटा ए, ये लंब बटा आधार, और tan 90 माइनस थीटा बन जाता कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर एच बटा ए। अब प्यारे बच्चों कॉट का उल्टा होता है tan, तो कॉट का उल्टा tan होगा, या एक काम करिए दोनों पक्षों को पलट दो, तो देखो इसके नीचे एक होता है, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो एक बटा कॉट थीटा और बराबर ए बटा एच। अब एक बटा कॉट क्या होता है, एक बटा कॉट tan होता है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा एच। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये tan थीटा, और tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार पूरा ये b हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो h बटा b, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, तो नई लाइन से देखेंगे आप, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर होती है उससे नहीं लिखा जाएगा। देखो tan थीटा बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो a बटा एच बराबर एच बटा बी, कैच गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी, इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये प्रश्न का हल हो गया हमारा, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। और प्यारे बच्चों फिर आपसे एक बार कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकर घंटी को प्रेस कर लो, और भैया वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना जरूर वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक। चलो जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और प्यारे बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको जरूर सीख लेना इसको, ठीक है, बहुत ही सरल, छोटा भी है 6 नंबर में यार। अगला प्रश्न देखिए अब आप, तो प्रश्न नंबर अथवा है 5वें का अथवा, तो 5वें का पहला, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हर का पर में कट करेंगे, तो पहले लो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जब हर का पर में कट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग और बटा, अब ये नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब एक बार प्लस एक बार माइनस तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों आपको एक सूत्र याद होगा, थोड़ा लिख दो मैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। देखो प्यारे बच्चों अगर आपको सूत्र याद तो सवाल समझ में आ जाएगा, और सूत्र याद नहीं है लगे रहोगे, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर लिख दिया जाएगा, तो आगे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग और बटा इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल वर्ग, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसका होल वर्ग। अब आपको सूत्र फिर याद होने चाहिए, तो 1 बटा कॉस सेक होता है, ठीक, और साइन बटा कॉस टेन होता है, बस यही हमारा सिद्ध हो गया। तो हमें LHS और बराबर RHS, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप,
अब इसका दूसरा उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे, उसको हम यहीं पे करे दे रहे हैं, ठीक है। इतने में काम हो जाएगा हमारा। दूसरा है तो यहाँ पे लिख लें 5 में का दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर है हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर कोशिश करो तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल वही तो करना है इसमें। चलिए समझिए, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है, पहले पर्सन को लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, पर में कट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा ये, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर सूत्र काम करेगा एक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटा इसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे घात 2 लगाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा का होल वर्ग। अब इसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका होल वर्ग। 1 बटा साइन कोसिक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कोसिक थीटा, और कॉस बटा साइन कॉट होता तो कॉट थीटा। तो लो भैया ये भी सिद्ध हो गया, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखिए। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। तो भैया कमेंट में जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही।